हाय एवरीवन। आज इस वीडियो के माध्यम से अभी हम फिनकेयर के ट्रैवल क्लेम का प्रोसीजर पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरे वीडियो के दौरान हम क्या क्या कवर करने वाले हैं ये जस्ट आपको यहाँ पे ब्रीफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ट्रैवल रिक्वेस्ट कैसे रेज करेंगे उसके बारे में समझेंगे। देन ट्रैवल क्लेम सबमिशन प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद अप्रूवल प्रोसेस कैसे रहता है ये देखेंगे। देन उसके बाद अगर इन केस ट्रैवल क्लेम सबमिट करने के बाद हमको स्टेटस चेक करना है तो वो कैसे चेक कर सकते हैं वो देखेंगे। इन केस अगर क्लेम हमारा रिजेक्ट होता है तो उसको री अपलोड कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पे समझेंगे। एंड उसके साथ साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें ट्रैवल क्लेम सबमिट करने के दौरान कुछ ध्यान में रखने चाहिए, तो वो सारे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स देखेंगे। एंड उसके साथ साथ ही अगर इन केस पॉलिसी में कोई डेविएशन होता है तो क्या क्या डेविएशन होता है और इसके लिए किसका अप्रूवल लगता है वो ज़रा देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिए पहले लॉगिन प्रोसेस होता है। तो ये फिन P2P में लॉगिन करने के लिए जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनके लिए उनका यूज़र नेम वही उनका एम्प्लॉय कोड है वही, और उसके साथ साथ पासवर्ड उनको IDM में से क्रिएट करना पड़ेगा। और लॉगिन के टाइम उनको बस कैप्चा एंटर करना है और उसके बाद सीधा आप लॉगिन स्क्रीन पे लॉगिन कर पाओगे। देन यहाँ पे आप होम स्क्रीन देख सकते हो। तो होम स्क्रीन में देखिए सबसे पहले कोई भी ट्रैवल क्लेम अपलोड करने से पहले उसका रिक्वेस्ट हमें रेज करना होता है। ये ट्रैवल रिक्वेस्ट स्पेसिफिक ड्यूरेशन का होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि मेरे को दिसंबर महीने का दिसंबर 2021 का अगर ट्रैवल क्लेम सबमिट करना है तो उसके लिए मुझे 1 दिसंबर से 31 दिसंबर का पूरा एक रिक्वेस्ट रेज करना पड़ेगा। और जिस ड्यूरेशन का मैंने रिक्वेस्ट रेज किया है उसी ड्यूरेशन के दौरान का ही मैं ट्रैवल क्लेम सबमिट कर सकता हूं। तो सबसे पहले ट्रैवल रिक्वेस्ट में जाके ट्रैवल रिक्वेस्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उस ऑप्शन के अंदर जाके हम ट्रैवल रिक्वेस्ट फॉर्म में जाकर ये ट्रैवल रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे। यहाँ पे देखिए जस्ट एक छोटा सा प्रोसेस दिया है कि ट्रैवल रिक्वेस्ट हम कैसे रेज कर सकते हैं। तो देखिए एज एन एम्प्लॉय आपकी ऊपर की कुछ डिटेल्स हैं वो बेसिक डिटेल्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी। हमें क्या करना होगा तो प्लेस एंड पर्पस ऑफ विजिट, मतलब कि हम कौन से पर्पस के लिए ट्रैवल करते हैं वो एंटर करना है। ड्यूरेशन जो मैंने डेट बताया टू एंड फ्रो, मतलब हमको पूरे महीने का ट्रैवल रिक्वेस्ट रेज करना है। 1 से लेके 30 या 31 जो भी डेट होती है, लास्ट डेट मंथ की होती है, वहाँ तक का रिक्वेस्ट रेज करना होता है ताकि हम महीने के दौरान जितने भी टाइम पे ट्रैवल किया है उसका पूरा ट्रैवल क्लेम एक साथ सबमिट कर पाए। देन उसके बाद होता है कि अगर हमने एडवांस लिया है तो यस, और अगर एडवांस नहीं लिया है तो नो सिलेक्ट करना है। क्यों? अगर हमने यस सिलेक्ट कर दिया तो वो सीधा LT अप्रूवल में जाएगा। ठीक है। तो ट्रैवल रिक्वेस्ट रेज करने के टाइम पे एडवांस पेमेंट में ज़्यादातर नो ही सिलेक्ट करना होता है। दूसरी बात है यहाँ पे कि कहीं पे भी हमें स्पेशल कैरेक्टर्स मेंशन नहीं करना है, क्योंकि अगर हम स्पेशल कैरेक्टर्स मेंशन करेंगे तो ये हमें सबमिट नहीं करने देगा। और उसके बाद जो अकाउंटिंग लोकेशन है तो वेस्ट एंड नॉर्थ के लिए अहमदाबाद अकाउंटिंग लोकेशन है वही हमें सिलेक्ट करना है। और हमारे फंक्शनल हेड का नाम हमें सिलेक्ट करना है, मतलब जो भी हमारे LTs है हमारे डिपार्टमेंट के उसका नाम हमको सिलेक्ट करना रहता है। देन उसके बाद फाइनल रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा ट्रैवल रिक्वेस्ट रेज हो जाएगा। ट्रैवल रिक्वेस्ट रेज होने के बाद हमें क्लेम प्रोसीजर चेक करना है। तो देखिए अब जब भी हमें क्लेम करना होता है तो जिस दिन के लिए हमने ट्रैवल किया है उस पर्टिकुलर डेट का हमें रिक्वेस्ट रेज करना है। अभी देखिए सबसे पहले जब भी आप क्लिक करोगे तो हमने जो एक्सपेंस किया है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मतलब कि ट्रैवल है, लॉजिंग है एंड DA। ठीक है। तो ट्रैवल में हमने जो भी ट्रैवल किया है, चाहे वो हमारा पर्सनल व्हीकल हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या एयर हो या 4 व्हीलर हो, तो वो हमें सिलेक्ट करना है। ट्रैवल मोड सिलेक्ट करने के बाद आपको एक दूसरा ड्रॉप डाउन दिखेगा, जो भी आपके मोड है, ट्रैवलिंग मोड है, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। और वो आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, मतलब आपकी बैंड की एलिजिबिलिटी के हिसाब से उसका किलोमीटर्स वगैरह डिसाइड हो कि अगर पर्सनल व्हीकल है तो आप क्लेम मेंशन कर सकते हो। ठीक है। देन यहाँ पे हम सबसे पहले ये किस टाइप का एक्सपेंस है वो सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद कोई इनवॉइस नंबर है, मतलब कि हमने कहीं पे स्टे किया है लॉजिंग अरेंजमेंट के लिए,
तो उसके लिए हमने जो इनवॉइस लिया है, बिल लिया है, उसका नंबर वहाँ पे हमें मेंशन करना है। देन उसके बाद है कौन से विजिट को, कौन सी डेट को हमने विजिट किया था वो डेट सिलेक्ट करना है। देन कौन सी लोकेशन पे हमने विजिट किया, ब्रांच का नाम कंपलसरी लिखना है, वो कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है या फिर वहाँ पे NA नहीं करना है। देन पर्पस क्या था हमारा वो हमें ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है। और अगर इन केस कोई बस का टिकट है या फिर जो अगर हमने ट्रैवल किया है वो कोई ऐसे मोड के थ्रू किया है जिसमें हम सपोर्टिंग बिल या सपोर्टिंग कोई भी टिकट वगैरह रख सकते हैं, तो वो हमें अपलोड करना है। वो हम कोई भी PDF या JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। देन ये सबमिट करने के बाद हमें ऐड पे क्लिक करना होगा। तो ये ऐड पे क्लिक करने के बाद हमारा जो भी क्लेम हम यहाँ पे कर रहे हैं वो स्पेसिफिक ऐड हो जाएगा, और जो भी हम क्लेम ऐड करते हैं वो आपको नीचे सीरियल वाइज आपको देखने को मिलेंगे कि आपने क्या क्या क्लेम ऐड किया है। देन सारे दिन का जितना भी हमारा क्लेम है, पूरा महीने का जो भी है, ट्रैवल अलाउंस है या फिर जो हमारा DA बनता है या फिर हमारा जो भी लॉजिंग अरेंजमेंट का है, तो वो सारा अगर हम सबमिट करते हैं फाइनल मंथ एंड के अंदर हम सबमिट कर देते हैं पूरा ट्रैवल क्लेम, उसके बाद ये जाता है सुपरवाइज़र के पास। और सुपरवाइज़र के पास ये जब जाएगा तब उनको ट्रैवल रिक्वेस्ट मैनेजर अप्रूवल में उनको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और उनके पास राइट्स होते हैं कि भाई वो आपका क्लेम चेक कर सकते हैं और उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन केस वो रिजेक्ट करते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि वो उसमें रिमार्क्स भी मेंशन करें कि क्यों उनका क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है। अगर इन केस रिजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि एक रिजेक्शन का रीज़न भी आपको हाईलाइट किया हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सुपरवाइज़र ने तो अप्रूव कर दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब फाइनेंस के पास फाइनल प्रोसेस होने के लिए गया तब फाइनेंस के ध्यान में आया कि कुछ पेंडेंसी है, तो उसके कारण उन्होंने रिजेक्ट किया है। तो यहाँ पे आप रिजेक्शन का रिमार्क्स में रीज़न भी देख सकते हो, ठीक है। तो रिजेक्टेड एज अपडेटेड बिल आर नॉट अवेलेबल, मतलब कि उन्होंने जो भी ट्रैवल क्लेम यहाँ पे सबमिट किया था उसके अंदर कुछ बिल्स के रिगार्डिंग कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं, बिल्स प्रॉपर अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। तो देखिए जहाँ कहीं पे भी हम रिजेक्ट करते हैं, चाहे सुपरवाइज़र हो या फिर फाइनेंस की ओर से रिजेक्शन होता है, तो आपको सबसे पहले रिमार्क्स चेक करना है और रिमार्क्स चेक करने के बाद उसी के बेसिस पे आपको डिस्क्रिपेंसीज सॉल्व करनी है। ओके, अच्छा अभी मान लीजिए कि कहीं पे रिजेक्शन हुआ और उसके बाद मान लीजिए कि रिजेक्शन ना भी हुआ, तो अगर आपको चेक करना है कि उसका स्टेटस क्या है, या फिर मान लीजिए कि अप्रूव हो गया, तो स्टेटस चेक करने के लिए हमारे ऑप्शन में आप देख सकते हो कि रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन आता है। ये ट्रैवल क्लेम में जैसे ही आप जाओगे तो रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन आता है जिसमें आप ट्रैवल रिपोर्ट्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे स्टेटस देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा कि अगर आपका मान लीजिए कि सुपरवाइज़र का है या फिर EMT SMT अप्रूवल है, देन उसके बाद फंक्शनल LT अप्रूवल है और उसके बाद फाइनेंस अप्रूवल है, तो जहाँ कहीं पे भी किस दिन में अप्रूव हुआ या फिर कहाँ से पेंडिंग है वो स्टेटस आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो अगर कोई भी चैलेंज है, कहीं पे लगता है आपने ट्रैवल रिक्वेस्ट रेज़ किया था लेकिन काफ़ी लंबे समय से उसका प्रोसेस नहीं हुआ या फिर आपके खाते में पैसा नहीं है ट्रैवल का, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि कहाँ पे वो पैसा अटका हुआ है या फिर कहाँ पे अप्रूवल अटका हुआ है, और जो भी कंसर्न पर्सन है उसको आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर आपकी ओर से पेंडिंग है अभी भी, ठीक है। देन अगर इन केस कहीं से रिजेक्शन होता है अगर हमारा क्लेम, तो वो हमें ट्रैवल एक्सपेंस क्लेम फॉर्म एडिट में जाके चेक करना है। तो वो रिजेक्ट किया हुआ पूरा फॉर्म है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर इन केस ये रिजेक्ट हुआ है तो मेरे जितने भी पुराने अटैचमेंट थे वो सारे निकल जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर छोटी सी भी कोई रीज़न के कारण मेरा ट्रैवल रिजेक्ट हुआ है तो मुझे सारे बिल्स फिर से यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। तो ज़्यादातर सब लोग यही समझते हैं कि भाई मैंने एक ही स्पेसिफिक डेट का अगर रिजेक्शन हुआ है तो एक ही डेट का मुझे अपलोड करना है, तो वैसा नहीं होता है। सारे डेट में आपको जाके पूरा सारे बिल्स या सपोर्टिंग वाउचर्स वगैरह है फिर से अपलोड करना पड़ेगा एंड देन रीसबमिट करना पड़ेगा, तब जाके फिर आगे प्रोसेस होगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स हैं जो कि अभी मैंने बताए थे कि भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला तो ये है कि भाई जो ट्रैवल क्लेम की हमारी पॉलिसी है वो ऑफिसर और मैनेजर कैडर के जो भी लोग हैं रूरल बैंकिंग के और रिटेल बैंकिंग के,
उनको ये पॉलिसी एलिजिबल नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए सेपरेटली अलग से एक पॉलिसी, ट्रैवल पॉलिसी बनाया गया है। ठीक है। देन सेकंड थिंग कि कंपलसरी हमें जो भी हमारे बिल्स या फिर टिकट्स लिए हैं वो जहाँ कहीं पे भी एप्लीकेबल होते हैं वहाँ पे हमें सबमिट करना है, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। देन उसके बाद है कि जो भी रीलोकेशन, फॉर एग्जांपल कोई बंदा अहमदाबाद से राजस्थान ट्रांसफ़र होता है तो उसको राजस्थान जाने के लिए रीलोकेशन एक्सपेंस मिलता है, तो वो उसको पर्सनली अलग से क्लेम करना होगा, वो P2P के थ्रू क्लेम नहीं हो पाएगा। डीए के अमाउंट मतलब जो डेली फिक्स अमाउंट रहता है, तो वो फूड का अलाउंस है जिसको हम डीए कहते हैं, तो वो फूड अलाउंस आपको सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्लेम करना है। ये डीए अमाउंट कोई 2 लोग या 3 लोगों के लिए एक साथ हम क्लेम नहीं कर सकते, हर एक बंदा इंडिविजुअली ही क्लेम करेगा। दूसरी चीज, इफ यू क्लेम फूड दैट एम्प्लॉय कोड पर्सन ट्रैवल विथ यू शुड बी मेंशन इन रिमार्क्स। मतलब कि अगर मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि कोई सुपरवाइजर 3 4 5 बंदों के साथ अपनी टीम के साथ कहीं पे बाहर लंच लेते हैं और उसका टोटल बिल आ गया मान लीजिए कि 1000 रुपया। अभी वो क्लेम 1000 करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो रिमार्क्स में जितने भी बंदों के साथ उन्होंने फूड लिया था उनका एम्प्लॉय कोड अगर मेंशन नहीं करेंगे और रिमार्क्स में ये मेंशन नहीं करेंगे कि भाई फूड साथ में लिया था ये, तो फाइनेंस टीम के द्वारा जब प्रोसेस किया जाएगा तब 1000 रुपये की जगह उनकी जो एलिजिबिलिटी होगी डीए की उस दिन की, तो सिर्फ उतना ही डीए प्रोसेस किया जाएगा। मतलब कि अगर किसी बंदे की मान लीजिए कि भाई 400 रुपये एलिजिबिलिटी बनती है तो 400 रुपया ही प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने 1000 रुपये का बिल अपलोड किया है और आपने मेंशन किया है रिमार्क्स में कि ये 4 लोगों या 5 लोगों ने एक साथ में फूड लिया था, तो उनका टोटल एलिजिबिलिटी मिला के आपका बिल प्रोसेस होगा, मतलब कि आपका पूरा 1000 का बिल प्रोसेस हो जाएगा। देन कोई भी ब्रांच के अंदर डिनर है या फिर कहीं पे ट्रॉफी अगर आप लाते हो, टी शर्ट वगैरह गिफ्ट देते हो, ठीक है, या फिर आपने कोई लोकली कॉन्टेस्ट किया है, तो ऐसी कोई भी चीज़ें हैं तो वो आपको उसका रीइंबर्समेंट कहीं पे भी P2P के थ्रू रेज नहीं करना है, वो कंपलसरी आपको ईमेल के थ्रू पर्सनली अलग से रीइंबर्स करना होगा, वो P2P के थ्रू रेज नहीं होता है। दूसरी चीज़ जो कि पहले ही मैंने बता दी थी कि अगर आपका क्लेम कहीं से भी रिजेक्ट होता है तो आपको सारे जितने भी आपके सपोर्टिंग बिल्स या वाउचर्स या फिर जो भी इन्वॉइसेस या टिकट्स हैं वो आपको फिर से रीसबमिट करना पड़ेगा और री अपलोड करना पड़ेगा। दूसरी बात है, आपको प्लेस मेंशन करना पड़ेगा, आपका प्लेस ऑफ विजिट जो है क्लेम करने के टाइम पे वो प्रॉपरली मेंशन करना है, उसमें कहीं पे भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, डैश करके नहीं छोड़ना है, नॉट एप्लीकेबल वैसा करके उसको छोड़ना नहीं है। दूसरी बात है कि हमें पूरे महीने के लिए क्लेम रेज करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति क्या करता है कि 1 से 10 तारीख का एक रिक्वेस्ट रेज करता है और उसका क्लेम सबमिट कर देता है, देन उसके बाद 11 से 20 का या फिर उसके बाद 21 से 30 का, तो ये क्या होता है, सिर्फ एक ही महीने के लिए 3 अलग अलग क्लेम रिक्वेस्ट रेज होते हैं। तो इसमें चैलेंज ये आता है कि फाइनेंस को भी ट्रैकिंग में मुश्किल होती है कि भाई उस बंदे का एवरेज मंथली कितना टोटल एलिजिबिलिटी बनता है, और उसके साथ साथ ही मल्टीपल क्लेम्स उनको करने पड़ते हैं। तो उसके कारण क्या है कि ये पॉलिसी में प्रोसेस में जो भी डेविएशन वगैरह या फिर मैक्सिमम लिमिट दिया हुआ है वो महीने का दिया हुआ है, तो वो प्रॉपरली जज नहीं हो पाता है। इसीलिए अगर आपका पूरे ट्रैवल पूरे महीने का रहता है तो आप कंपलसरी पूरे महीने का ही रेस करिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका ट्रैवल महीने में शायद एक ही बार हुआ हो या 2 ही बार हुआ है, तो ठीक है कि भाई वो पर्टिकुलर उस दिन का या फिर पर्टिकुलर उस पीरियड का ही रिक्वेस्ट रेज करेंगे तो चलेगा। दूसरी बात है कि आपको कंपलसरी जो भी सिटीज़ क्लासिफिकेशन का हमें मेल आता है तो उसमें जो क्लासिफिकेशन के अनुसार सिटीज़ का दिया हुआ है मैक्सिमम जो लिमिट दिया हुआ है तो उसी के हिसाब से हमको क्लेम करना है। सो अगर मान लीजिए कि मेट्रो सिटी में किसी का क्लेम का लिमिट 2000 है तो वो 2000 तक का क्लेम कर सकता है। अगर इन केस नहीं है तो वो डेविएशन अप्रूवल लेके प्रोसेस हो सकता है, अगर इन केस ज़्यादा है तो। उसके बाद है कि इट्स मैंडेटरी टू कैप्चर बिल नंबर, जीएसटी नंबर, वेंडर नंबर, होटल नेम इन P2P। इन एब्सेंस ऑफ दिस जीएसटी अमाउंट विल नॉट बी रीइंबर्स्ड। तो 1000 से ऊपर की अमाउंट का अगर आपको भी पता है कि भाई जीएसटी बिल लगता है, तो जीएसटी अगर किसी ने मेंशन नहीं किया है तो प्रॉब्लम क्या होगा, किसी ने फॉर एग्जांपल अगर
हम मान लीजिए कि 2000 की होटल में रुकते हैं और 2000 की होटल में हमने हमारा जब बिल बनवाया तब उसमें फिनकेयर का जीएसटी नंबर नहीं एंटर करवाया, तो उसके कारण क्या होगा कि अगर हमारी एलिजिबिलिटी है 2000 की तो हम क्लेम तो यहाँ पे कर पाएंगे, लेकिन हमारी बैंक कहीं पे क्लेम नहीं कर पाएंगे, अपना जीएसटी जो डिडक्शन हुआ है वो रीइंबर्स नहीं कर पाएंगे। सो बेटर है कि जब कभी भी हम 1000 से ऊपर का कहीं पे भी बिल लेते हैं जिसमें जीएसटी लगा हुआ है तो कंपलसरी हमें हमारे फिनकेयर का जीएसटी, वो पर्टिकुलर स्टेट का जीएसटी नंबर उसमें मेंशन करवाना है बिल के दौरान, ताकि हमारे बैंक भी वो जीएसटी का पैसा रीइंबर्स करवा सके। अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ रुकते हैं कहीं पे, तो अगर मान लीजिए कि कोई एक ही बिल है और उसमें 2 बंदे जो रुके हैं, तो वो बिल के ऊपर जबकि भी आप क्लेम करते हो तो बिल के ऊपर वो बंदे का नाम और एम्प्लॉय कोड मेंशन कर दीजिए, और सेम वही चीज़ जब आप बिल अपलोड करते हैं तब रिमार्क्स में उस बंदे का नाम और एम्प्लॉय कोड मेंशन कर दीजिए, ताकि फाइनेंस या अकाउंट्स टीम जब चेक करेगी तो वो इजीली उसको प्रोसेस कर देगी, उसमें कोई चैलेंज आएगा नहीं। देन उसके बाद है कि जब कभी भी हम डॉक्यूमेंट्स फाइनली भेजते हैं, पूरा मंथ पूरा हो जाने के बाद हमारा क्लेम अपलोड हो जाता है, तब उसमें फाइनली हमको एक समरी शीट जो आता है, मतलब कि उसका प्रिंट आउट निकाल के हमको उसको हार्ड कॉपी में एचओ पे अहमदाबाद फाइनेंस टीम को भेजना होता है। भले ही हमारे पास बिल है नहीं है, हमारा पूरा क्लेम ऐसा है कि जिसके अंदर एक भी सपोर्टिंग वाउचर्स या बिल की ज़रूरत ना हो, तो भी फाइनली हार्ड कॉपी हमको अहमदाबाद एचओ पे सबमिट करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो फाइनेंस इस महीने का तो शायद प्रोसेस कर देगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ का हमारा जो क्लेम है वो होल्ड पे रह सकता है। इसीलिए जब भी हमारा क्लेम प्रोसेस हो जाए उसके बाद हमको क्या करना है कि हार्ड कॉपीज जो बिल है वो हमें कंपलसरी एचओ पे कुरियर करके सेंड करना है। और जब भी आपका पेमेंट जब तक प्रोसेस नहीं हो जाता है तब तक एटलीस्ट स्कैन कॉपीज बिल आप अपने पास रखें। क्यों? इन केस कहीं फाइनेंस ने रिजेक्ट किया तो अगर आपके पास स्कैन कॉपीज़ का बिल पड़ा है तो आप वो री अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ आपने हार्ड कॉपी कुरियर कर दिया और उसके बाद रिजेक्शन आया तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी नहीं होंगे तो आप स्कैन नहीं कर पाओगे। इसीलिए सेफर साइड जितने भी बिल्स हम एचओ पे भेजते हैं उसका स्कैन कॉपी हमारे पास रखना है। देन कुछ डेविएशन केसेस है जो कि अभी हम देखते हैं कि भाई अगर इन केस हमारा ट्रैवल क्लेम जो हम क्लेम करने वाले हैं वो अगर अबोव 60 डेज चला जाता है तो उसमें क्या करना है कि भाई हमें कंपलसरी एलटी प्लस सीएफओ या सीईओ का अप्रूवल चाहिए। मतलब हमारे जो फंक्शनल एलटी है वो उनके साथ साथ जॉइंट अप्रूवल चाहिए। दूसरा अप्रूवल या तो सीएफओ सर या तो फिर सीईओ सर का चाहिए। देन केएमटी बैंड में अगर मान लीजिए कि सिर्फ ट्रैवल एक्सपेंस का मतलब है कि सिर्फ ट्रैवल का मोड, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो 3 टाइप के कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक डीए अमाउंट है, दूसरा ट्रैवल अमाउंट है और तीसरा हमारा लॉजिंग मतलब कि स्टे अमाउंट है। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रैवल अमाउंट की बात कर रहे हैं। अगर ट्रैवल अमाउंट केएमटी बैंड के लिए 15,000 या उससे ऊपर जाता है, 15,000 से ऊपर जाता है, तो उसके लिए भी जॉइंट अप्रूवल लगेगा। मतलब जो भी फंक्शनलिटी है उनका प्लस जॉइंटली सीएफओ या तो सीईओ का अप्रूवल लगेगा। देन उसके बाद है कि कोई भी क्लेम है अगर एलिजिबिलिटी अमाउंट से ज़्यादा जाता है, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए किसी बंदे का पॉलिसी के हिसाब से एलिजिबिलिटी ये है कि भाई वो 3 टायर एसी ट्रेन में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो बंदा 2 टायर एसी में ट्रैवल कर रहा है तो उसको उसके लिए डेविएशन अप्रूवल लगेगा। या तो फिर मान लीजिए कि वो 2 टायर में एलिजिबल है लेकिन उसको बाय प्लेन ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए भी जॉइंट अप्रूवल लगेगा, फंक्शनल एलटी प्लस सीएफओ या तो सीईओ का। या लास्ट में कोई भी अदर डेविएशन है जो कि पॉलिसी के अंदर है उसके सिवाय कोई डेविएशन है, मतलब कि किसी को कार अलाउ नहीं है लेकिन कार उसको ट्रैवल बाय कार करना है, तो या तो फिर फॉर एग्जांपल किसी को मान लीजिए कि प्लेन अलाउ नहीं है फिर भी उसको ट्रैवल करना है, तो ऐसे जितने भी पॉलिसी के अंदर चीज़ मेंशन है उसके अलावा उसको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लेम करनी है, रीइंबर्स करनी है, तो उसके लिए भी जॉइंट अप्रूवल फंक्शनल एलटी प्लस सीएफओ या तो सीईओ का अप्रूवल लगेगा। और ये जो भी हमने इन केस डेविएशन कोई ऐसे लिए हैं तो ये डेविएशन का अप्रूवल मेल हमें अपलोड कर देना है, और जहाँ पे भी हम ये अपलोड करते हैं तहाँ वहाँ पे हम रिमार्क्स में हमें मेंशन करना है कि यहाँ पे डेविएशन अप्रूवल अटैच्ड है। ठीक है।
देन लास्ट में ये है कि अगर कोई भी फिन P2P एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है या कोई किसी को डाउट्स है, किसी का प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, किसी को ग्लोबल सुपरवाइजर नहीं दिख रहा है, किसी को LT नहीं दिख रहा है, कोई एरर आपको आ रही है एप्लीकेशन में क्लेम के दौरान, तो उसके लिए आपको ये जो कांटेक्ट पर्सन है उदय भास्कर गुरंतला, उनको आपको कांटेक्ट करना है। उनका ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर यहाँ पे आपको दिया गया है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर योर टाइम।